मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे। जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। और दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। और तब जाकर ये कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है, बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार पोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक और तफसीली सिलसिला और शुमारे में तशरीफ़ लेकर आ रही हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखा जिसने माशरे पर चोट की, माशरे की सोच पर चोट की और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की। बहुत अदब और एहतराम के साथ आइए इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। कोई और नहीं, शुमारे में तशरीफ़ लेकर आ रही हैं आज तरुणा पुंधीर, बहुत बड़ी लेखिका हैं हिंदुस्तान की। बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम आपका। बहुत वार्म वेलकम। शुक्रिया, बहुत आभार। तो जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने लेखन से, अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखा जिसने माशरे की सोच पर चोट की और औरतों के लिए कुछ एक नई रास्ते निकालने की कोशिश की। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी, लेकिन कहते हैं ना कि एक ज़बान के साथ जो आपकी मोहब्बत होती है, भाषा के साथ जो प्रेम होता है, तो वहाँ से शायद उनकी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू होता है। नाम भी बड़ा आपका खूबसूरत है, उस पर भी आएंगे। और जी, माशाल्लाह जो शख्सियत है वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो मैंने धन्यवाद। कहा ज़बान की मोहब्बत, तो हिंदी ज़बान से मोहब्बत का सिलसिला कैसे शुरू होता है? राशिद जी, हिंदी ज़ुबान से मोहब्बत का सिलसिला तो मेरा बचपन से ही आरंभ हो गया था। मेरी माताजी गवर्नमेंट स्कूल में एक लाइब्रेरियन थीं और जब हम बहुत छोटे थे तो वो गर्मी की छुट्टियों में पुस्तकें लाया करती थी पढ़ने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए। तो उसमें उन्होंने प्रेमचंद, शरत चंद्र, यहाँ तक कि कक्षा 9वीं में मैंने अज्ञेय भी पढ़ लिए। तो इस तरह से शिवानी, अमृता प्रीतम, ये सब मैंने बचपन में पढ़ लिया, हुँ। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं में। तो वहीं से हिंदी के प्रति रुझान आरंभ हो गया। और इसका बड़ा रोचक किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं 11वीं 12वीं में आई, तो यही शायद रुझान था कि मैंने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ का चयन किया। और उसके बाद जब 12वीं कक्षा का परिणाम आया, हुँ। तो निस्संदेह मेरा परिणाम बहुत अच्छा था। 10-12 वर्षों में 70% से ऊपर ह्यूमैनिटीज़ का रिज़ल्ट गया था विद्यालय में। तो हमारे जो प्रधानाचार्य थे वो बहुत गौरवान्वित हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप आईएएस की तैयारी कीजिए। हुँ। लेकिन वही था कि हिंदी के प्रति रुझान था, तो मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया। एलएसआर कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से मेरी पढ़ाई हुई है। और मेरे पिताजी मेरे साथ प्रवेश के लिए गए और उन्होंने कहा ठीक है, आप हिस्ट्री ऑनर्स कीजिए, आगे अगर आईएएस के लिए तैयारी करनी है तो। जी, जी। और हिस्ट्री ऑनर्स में 2-3 दिन मुझे लगता है कि मैं वहाँ पढ़ी होंगी और उसके बाद मैंने अपने घर पर आकर ये ऐलान कर दिया कि मुझे तो हिंदी ऑनर्स करना है। और इस तरह से मेरा जो जीवन की दिशा ही बदल गई और मैंने हिंदी ऑनर्स किया और वहीं से फिर मैंने हिंदी में स्नातकोत्तर किया, जी, जी। एमए हिंदी किया और आज मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने। बिल्कुल, टीचर भी हैं और बहुत कुछ लिखती भी हैं और इसके अलावा इतने मार्मिक विषयों पर लिखती हैं कि अगर वो माशरे तक बातें पहुंचती हैं तो एक हलचल सी ज़रूर मचती है। ये नहीं कह सकते कि क्रांति आ जाए आपके लेखन से, लेकिन कुछ ऐसा आप लिखें कि जो हलचल पैदा करता है माशरे के अंदर, तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहलाता है। जी। जी। तो हिंदी के विषय में ही पहले मैं बात करती हूँ हुँ। कि हम हिंदी जो है, भारत में हिंदी का तो दर्जा है, उसके लिए हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। साल में 1 बार हम हिंदी दिवस मनाते हैं और तब मैं कहती हूँ कि एक दिन का पर्व नहीं, हुँ। मैं तो युगों का गर्व हूँ। एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ, बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, अलौकिक प्रेम के अनकहे शब्द हूँ। माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ, भाई हुँ। का आश्वासन, बहन का संसार हूँ। मैं एक भाषा नहीं, मैं तो एक परिवार हूँ। तो हिंदी ऐसी भाषा है जी। जो हमें
जोड़ती है अपनों से, हमारे सपनों से। तो इसलिए मुझे हिंदी के प्रति इतना रुझान है, और हिंदी में लेखन भी मेरा, जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से ही पठन-पाठन था, हुँ, और घर पर माहौल था। पिताजी मेरे बहुत ही अधिक पुस्तकें पढ़ने में, और रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि की पुस्तकें हमारे घर पर रहती थीं और हम पढ़ा करते थे। तो लेखन भी बचपन से ही आरंभ हो गया, बचपन से ही हुँ, रत्नाकर मंडल। और कॉलेज में आए तो कॉलेज में आकर आपके जितने भी अंतर विद्यालय या इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें प्रतिभागिता आरंभ की। हुँ। और इस तरह से धीरे धीरे करते करते वो लेखन परिपक्व होता गया। लेखन तो परिपक्व हुआ, लेकिन मैं कहूँगा कि जब आप अपरिपक्व थीं, यानी कि लेखन में अपरिपक्व थीं, बहुत ही शुरुआती उम्र, और शुरुआती उम्र में ही पुरस्कारों से आपको नवाज़ा जाने लगा। तो एक दस्तक थी हिंदी गद्य में, पद में, कि हाँ भई, कोई ऐसा आ रहा है जो शायद भविष्य में बहुत कुछ लिखेगा। तो जी, इनामों पर थोड़ी-सी आप चर्चा करें कि हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बलकान जी बारी से राष्ट्रीय युवा कवि पुरस्कार प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ एआरएसजी कॉलेज जो है, उस समय उनका निबंध लेखन प्रतियोगिता हुआ करती थी, वहाँ प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। और रत्नाकर मंडल की अनेक, असंख्य मैं कहूँगी कि प्रतियोगिताएं होती रहती थीं, और उनमें भी कहीं न कहीं मुझे कभी प्रथम पुरस्कार, कभी द्वितीय, तो हुँ, कभी प्रोत्साहन, इस तरह से पुरस्कार प्राप्त होते रहे। अपने स्कूली जीवन में भी, जैसे कि अगर आप आजकल भी वही होता है कि बच्चों को हम भेजते हैं कविता पाठ के लिए, इत्यादि के लिए, तो वहाँ भी मैंने मतलब प्रतिभागिताएँ की और पुरस्कार हासिल किए। तो शुरू से ही मेरा रुझान जो है, लेखन के साथ-साथ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें ज़्यादा रहा। कोई भी मुल्क हो, वो एक भाषा के ज़रिए ज़रूर पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में आप जाएँ तो हर मुल्क की एक अपनी भाषा होती है। जी, जी। आप कितना ज़रूरी मानती हैं एक मुल्क के डेवलपमेंट में, उसके मुस्तकबिल के बनने में, और जिस तरीके से हीरो पैदा होते हैं, ख़ासकर किसी एक ज़बान के, किसी लैंग्वेज के। हुँ, हुँ। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें तो अमिताभ बच्चन बड़ी ज़बरदस्त हिंदी बोलते हैं, जी, और जी। एक रिप्रेजेंटेशन भी है उनका माशरे हाँ। के अंदर जी, और जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से। हुँ, और हुँ। साथ ही अगर आज के दौर में हम आशुतोष राणा की बात करें, जी। आपने जिक्र किया रामकृष्ण परमहंस का, उसके बाद स्वामी विवेकानंद का। तो थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि हिंदुस्तान का एक जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का सफ़र, और उसमें हिंदी और हिंदी भाषा के जो पुरोधा, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जी। हिंदी भाषा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप भी जानते हैं कि हिंदी भाषा एक तरह से हमारी आज़ादी के लिए एक शस्त्र थी। वो एक ऐसा शस्त्र थी जिसने सबको जोड़ा आपस में। क्योंकि भारतीयों के मन में आज़ादी की अलख जगाने के लिए हिंदी भाषा ही एक शस्त्र रही, हम्म, जिसने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, और लोगों में क्रांति का भाव उत्पन्न हुआ। तभी जाकर 200 वर्षों के बाद हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। तो भाषा जो है, वो भावों की, विचारों की संवाहक तो है ही, साथ ही साथ संस्कृति की मानक भी है। तो तब मैं लिखती हूँ कि हम्म, अ, हिंदी की गूंज से गूंजा संसार है, हिंदी की गूंज से गूंजा संसार है, आपसी प्रेम ही इसका आधार है नदी सी विकल इसकी धारा सरस, है नदी सी विकल इसकी धारा सरस, विश्व नभ पे हिंदी का निहार है। निहार मतलब कोहरा। बिल्कुल। तो विश्व नभ पर आपकी भाषा आपको विश्व के मंच पर, विश्व पटल पर पहचान देती ही है। आज हम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री का उदाहरण ले सकते हैं। हम्म, और जिस तरह से हमारी पहचान बन रही है विश्व के पटल पर, कहीं भी हमारी भाषा को हम पीछे नहीं आंकते। और आज अगर हम देखें तो मेडिकल की शिक्षा दीक्षा भी, चिकित्सा जो है उसकी शिक्षा भी, जब हम हिंदी में बच्चों को दे सकते हैं, तो हिंदी को हम क्यों पीछे माने। जी, तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल पीछे नहीं मान सकते। और जो आपने जो लाइनें यहाँ पर गाकर सुनाई, जी। और जितनी मैंने आपकी लेखन पढ़ा, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि जितना सुनो आपको उतना कम है, और मज़ा जो है धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता
कहते हैं ना कि रफ्ता रफ्ता बात मेरी बनी है, तो वो वाली बात आती है, सुनते हुए कानों में रस घुलने लगता है। जी। लेकिन आपकी अगर बात करूं, आपके जहन की बात करूं, आपकी मोहब्बत की बात करूं, हुँ, आपकी रचनाओं के प्रति, तो हुँ। उसमें कौन सी ऐसी रचना है जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब है? जी, क्योंकि मैं ज़्यादातर सामाजिक सरोकार पर ही लिखती हूँ और सामाजिक सरोकार पर विशेष रूप से महिलाओं पर, जो महिलाओं की दशा हमारे हुँ, देश में रही है, चाहे हम कितनी भी महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, लेकिन आज भी गांव देहात में महिलाएं जो है वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती। भ्रूण हत्या जैसी समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है और साथ ही साथ महिला सुरक्षा तो चाहे गांव है चाहे शहर है, सब जगह आप देख ही रहे हैं। वेरी ट्रू। तो महिलाओं की दशा पर मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैं आपको अपनी एक रचना अवश्य सुनाना चाहूंगी कि जो कि कुछ कुछ भ्रूण हत्या के आसपास ही घूमती है। तो शीर्षक है ऐ माँ। ऐ माँ, गर वो तेरा वंश है तो मैं भी तेरा अंश हूँ। ऐ माँ, गर वो तेरा वंश है तो मैं भी तेरा अंश हूँ। एक ही बगिया के दो फूल, फिर मैं ही क्यों ना पसंद हूँ। जी। एक ही बगिया के दो फूल, फिर मैं ही क्यों ना पसंद हूँ। जन्म से पहले ही मुझे एहसास क्यों ये हो रहा। हुँ, जन्म से पहले ही मुझे एहसास क्यों यह हो रहा, जैसे कि मैं तेरे जीवन का कोई बड़ा दंश हूँ। बहुत खूब। जैसे कि मैं तेरे जीवन का कोई बड़ा दंश हूँ। ऐ माँ, तू भी तो किसी बगिया में कली बन महकी होगी कभी। एहसास क्या तेरे मन ने भी यही किया था कभी, कि नंद का दुलार नहीं, हुँ, नंद का दुलार नहीं किसी कंस कंस का डंक हूँ। नंद का दुलार नहीं किसी कंस का डंक हूँ। ऐ माँ, सदियों से क्यों मसली जाती हैं हम बेटियां, हर बार अपने अरमानों का गला घोंटती आई हैं हम बेटियां। कभी अपने पिता तो कभी भाई की थालियां सजाती आई हैं हम बेटियां। ऐ माँ, अब तो झूठन खुरचन खाकर भी पदक जीत लाटियां। फिर क्यों नहीं तेरे वंश का मैं गर्व हूँ। फिर क्यों नहीं तेरे वंश का मैं गर्व हूँ। ऐ माँ, क्यों भूल जाते हैं सब, हर वंश का मैं ही वजूद हूँ। ऐ माँ, क्यों भूल जाते हैं सब, हर वंश का मैं ही वजूद हूँ। मेरे बिना ये सृष्टि बना सकोगे, मेरे बिना ये सृष्टि बना सकोगे क्या तुम। तो मार दो, मार दो, मार दो। तो मार दो, मार दो, मार दो मुझे गर्भ में ही। ऐ माँ, एक दिन जानोगे तुम, एक दिन मानेंगे सब। ऐ माँ, एक दिन जानोगी तुम, एक दिन मानेंगे सब। मैं भी ईश्वर की कृति, मैं भी ईश्वर की कृति। मैं ही परम विभूति का गुरूर हूँ, मैं ही परम विभूति का गुरूर हूँ। एक दिन मानेंगे सब, एक दिन जानेंगे सब। लोग मान भी रहे हैं, माशरा भी मान रहा है और जान भी रहा है। और यहीं से ये भी आपको आपकी तरफ जोड़ दूँ कि 2 आपकी बेटियाँ हैं जी। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, न सिर्फ हिंदू शास्त्र की बात की जाए बल्कि हर ज़माने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात लिखी हुई है कि जब ईश्वर आपसे बहुत खुश होता है तो एक बेटी आपको अता करता है। जी। फिर और खुश होता है तो एक और बेटी अता करता है। फिर और खुश होता है तो एक और बेटी अता करता है। लेकिन आपके पास 2 बेटियाँ हैं जी। और जो आपने गर्भ के अंदर भ्रूण हत्या के ऊपर जो एक मार्मिक आपने लेखन की बात कही है, उस हम्म। तरफ थोड़ा-सा रुख करते हैं। अ, ये बड़ी वक़्त से बात चली चली आ रही है। जी। 40-50 साल से सरकारों ने भी इस पर काम किए, हम्म। समाज ने भी काम किया। तो आपका नज़रिया कितना इसमें अब तक काम हुआ, कहाँ तक बात पहुँची हिंदुस्तान के माशरे के अंदर, किस स्तर पर ये चीज़ है, कितनी जागरूकता है, या सिर्फ ये बात दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई तक ही सीमित है, या फिर छोटे शहरों, गाँव तक भी लोग जागरूक हुए हैं इस बात को लेकर? मुझे लगता है कि सुधार तो हुआ है, कुछ प्रतिशत कह सकते हैं कि सुधार आया है, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं आया। अभी भी बच्चों को देखा जाता है, ये हम समानता की अधिकार की बात करते हैं, लेकिन घरों में हमारे पास जो छात्र हैं, मतलब मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ और माशाल्लाह के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाती हूँ और वहाँ पर भी मैंने देखा है, कभी बच्चों से बात की जाए तो लड़कियाँ कहती हैं कि मैम, हुँ, मम्मा मुझे भाई
के प्रति मतलब कम आंकती हैं, कम प्यार करती हैं। और ऐसी भावनाएं जब बच्चों में आ रही हैं, लड़कियों में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट जो होता है ना, एक जी, जी, जी। हमारे परिवारों में, भारत के परिवारों में माइंडसेट है कि नहीं, हमें लड़के को पहले आगे करना है, लड़के को अच्छा खाना परोसो, जी, लड़के को पहले इम्पोर्टेंस दो। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो हैं वो आज भी कहीं न कहीं हैं, और इसको लोग स्वीकार करें या ना करें, कहीं न कहीं होती हैं। और मैं अपना ही उदाहरण दूँ कि बिल्कुल। जब मेरी दूसरी बेटी हुई, तो मुझे मेरे परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आपने जाँच क्यों नहीं करवाई थी? ओह! तो कितना पीड़ा देता होगा, आप समझ सकते हैं कि ये वाक़ई मतलब कितना पीड़ा देता होगा, जो मुझे आज तक भी कहीं न कहीं कचोटता है। तो वो चीज़ अगर समाप्त होती है, हुँ। तब परिवर्तन निस्संदेह हम मानेंगे कि आया है, लेकिन वो चीज़ अभी भी हमारे समाज में है। और क्या तौर तरीके आज़माए जाएँ? चाहे वो सरकारों की बात हो, कार्यक्रम तो चलते ही हैं हुँ, जागरूक करने की भी, और हुँ। जिस तरह से आप भी अपने लेखन के ज़रिए जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं, और माशरे में भी यदा-कदा जगह-जगह पर इस तरह की कार्यक्रम चीज़ें होती रहती हैं। जी। और क्या किया जा सकता है आपकी नज़र में? इतना आपका अनुभव, तजुर्बा, उसके आधार पर बताएँ। जी, मुझे लगता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा शस्त्र है यहाँ पर। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें शिक्षा को ही महत्व देना है और घर-घर तक पहुँचाना है, और अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को शिक्षित करना है। हुँ, अगर हमारी बेटियाँ शिक्षित हो जाएँगी, हमारी बेटियाँ आत्मनिर्भर हो जाएँगी, हमारी बेटियाँ समर्थ हो जाएँगी, वह वास्तव में महिला सशक्तिकरण होगा। जी। और एक बहुत अच्छा मुद्दा पीछे मैं जब कुछ देख पढ़ रही थी, तो एक मुद्दा ये भी उठ रहा था कि पढ़ना, लिखना और नौकरी करना, आत्मनिर्भर होना ही काफ़ी नहीं है। हमारी लड़कियों को और हमें हुँ, आर्थिक रूप से फाइनेंशियल जो हमारी अवेयरनेस है, वो भी होनी चाहिए। तो उसका अभाव भी है। हुँ, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन शहरों तक ही सीमित है। गाँवों में इतना मुझे लगता है कि अभी जी। आर्थिक रूप से महिलाएँ जो हैं उतनी अवेयर नहीं हैं। हुँ, शहरों में भी जो हमारी उम्र की महिलाएँ हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम हैं जो कि आर्थिक रूप से अवेयर हैं। अपना पैसा आर्थिक रूप से अवेयर होने का मतलब, जो मैं कह रही हूँ कि अपना पैसा हम फाइनेंशियल कमा तो रहे इंडिपेंडेंट, हैं, यस। लेकिन हमें कहाँ पर जोड़ना है या जी, जी, कहाँ जी, जी, इन्वेस्ट जी। करना है, जी, जी। वो चीज़ भी महिलाओं के लिए उस क्षेत्र में भी जाना बहुत ज़रूरी वेरी है। इंपॉर्टेंट जी। पार्ट दिस इज़। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जैसे-जैसे होंगी, हुँ। वैसे-वैसे उसको हम महिला सशक्तिकरण वास्तव में कह सकते हैं। आपको लगता है कि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, हालाँकि कहा जाता है किसी भी देश की व्यवस्था के अंदर, किसी भी समाज की व्यवस्था के अंदर, और चाहे घर की बात हो या ख़ानदान की बात हो, जो फाइनेंस होता है आपका और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, हुँ, वो एक नींव होती है हर चीज़ की। तो इसमें और आपने इतनी गौर व फ़िक्र की है, तो हुँ। थोड़ा-सा कुछ और जोड़ दें। ये तो एक आपने आउटलाइन बता दी कि एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन उस फाइनेंस को किस तरीके से और इलैबोरेट करना है? कैसे हुँ। अवेयर होना और कैसे अपने आप को मजबूत करना है? क्या कुछ कर सकती हैं औरतें? औरतें वही हैं कि जब हम अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने शौहर की तरफ देखती हैं, वो नहीं करना है। जी, जी, जी। तो क्योंकि हमने आत्मनिर्भर तो हम हो गए, लेकिन फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या हमारा जो भविष्य है, हुँ, मतलब अगर हम ठीक है, परिवार है, सब कुछ है, मगर हमारी अपनी आइडेंटिटी भी है, हमारा अपना वजूद भी है। तो अपने वजूद के लिए, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम कहाँ तक अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रू। आप बहुत मुख्तलिफ जगहों पर काम करती हैं, सोशल वर्क करती हैं। जी। थोड़ा-सा उस पर रोशनी डालें कि किस-किस जगह पर आप सोशल वर्क कर रही हैं, और किस तरह का सोशल वर्क आपके दिल के ज़्यादा करीब है और जो कनेक्ट भी करता है आपकी राइटिंग को? जी। मैं पिंकिश फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, जो कि एक महिला एनजीओ है, और लगभग मेरे ख्याल से 8-9 वर्षों से अपना कार्य कर रहा है महिला उत्थान के क्षेत्र में, जो कि माहवारी के क्षेत्र में अंडर प्रिविलेज लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षित करता है कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएँ जो हैं वो माहवारी में स्वच्छता नहीं रखने के हुँ, कारण बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो
पिंकिश फाउंडेशन उन्हें उन क्षेत्रों में जाता है और उन्हें जागरूक करता है। उनके लिए बहुत सारी कार्यशालाएं रखी जाती हैं। सरकारी स्कूलों में भी जो देश के इंटीरियर पार्ट्स हैं, उन वहाँ भी सरकारी हुँ, स्कूलों में जाकर लड़कियों को शिक्षित किया जाता है। पहले अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, हुँ, फिर हुँ। लड़कियों को शिक्षित किया जाता है। तो मुझे मतलब पिंकिश फाउंडेशन मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मैं भी उससे 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर बेशक मैं स्वरा का मंच, उनका जो एक साहित्यिक पटल है, हुँ, उसको हुँ, देखती हूँ, उसकी डायरेक्टर हूँ। लेकिन साथ ही साथ उनके इन कार्यक्रमों में भी अपनी सहभागिता देती हूँ। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे सिलाई प्रशिक्षण देना हुँ, और बच्चियों को जो पैड्स इत्यादि हैं वो बनाने की, घर में ही पैड्स बनाने हुँ, की कला सिखाना और इस तरह की चीज़ें जो हैं पिंकिश फाउंडेशन करता है। तो मुझे लगता है कि पुण्य कलश उनका एक कार्यक्रम है। पुण्य कलश के अंतर्गत वो किसी ऐसी महिला को सहायता देते हैं जो कि अपने परिवार को पालने के लिए या जूझ रही है, उसके पास हुनर तो है लेकिन जी। पैसा नहीं है। तो उसको हम आप अगर कुछ। तकरीबन 10 साल से इस सोशल वर्क के साथ हैं जी, जी। और अपने तजुर्बे से आप बताएं कि आपने अब तक या आपके फाउंडेशन ने आपके देखते हुए कितनी महिलाओं को अवेयर किया होगा, सशक्त किया होगा, एक आइडिया, जनरल आइडिया, नॉट इन काउंटिंग्स। हाँ, बहुत हज़ारों महिलाएँ हैं। हुँ, हुँ, हज़ारों महिलाएँ हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। हुँ, जैसे किसी को दुकान खुलवाने का, एक जो दुकान है या ठेला हुँ, खुलवाने के लिए, वो सब भी मतलब करने के लिए हुँ। सहयोग दिया जाता है। हम क्यों माशरे के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को एक सॉफ्ट या फिर एक ब्यूटी से ही कनेक्टेड कर कर दिखाएं? वो शौर्य गाथाएं भी तो लिखती हैं, वो राइटिंग्स भी तो लिखती हैं, वो इंदिरा गांधी भी तो हैं, वो तरुणा भी तो हैं। जी, हुँ? वो खिलाड़ी भी तो हैं, वो सानिया मिर्ज़ा भी हैं, साइना नेहवाल भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ? तो तो पिंकिश का तो जो। क्यों इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जी, कि जी, जी। जो एक सॉफ्टनेस रिप्रेज़ेंट करे, दिखाए कि हाँ, ये महिला से ही रिलेटेड है। क्यों ऐसा हम यूज़ नहीं कर सकते कि कोई रिवॉल्यूशनरी कोई बात समझ में आए उस शब्द से? आप इत्तेफ़ाक रखती हैं इस बात से क्या? नहीं, मैं इत्तेफ़ाक तो रखती हूँ आपकी हुँ, बात से, लेकिन शब्द मुझे लगता है मायने नहीं रखता, कार्य महत्वपूर्ण है, जी। कि क्या कार्य हो रहा है। शब्द ठीक है, पिंक जो है आप देखेंगे जब बच्ची पैदा होती है, चाहे बड़े से बड़ा अस्पताल हो, पिंक बैलून्स लग जाते हैं। जी, जी। तो शब्द जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से प्रतिनिधित्व है महिला वर्ग का, बच्चियों का, लेकिन कार्य जो है वो महत्वपूर्ण है। तो हुँ, तब मैं कहती हूँ, आप मेरी एक रचना और सुनिएगा कि मैं समाज का दर्पण हूँ, मैं न्याय की कलम हूँ। मैं समाज का दर्पण हूँ, मैं न्याय की कलम हूँ, मैं अनकहे सवालों का एक बवंडर हूँ, मैं पिंक सी हूँ। मैं पिंक सी हूँ हुँ, पर एक ज्वाला की लालिमा भी। जी। मैं सच का जहर उगलती वेदना की कालिमा भी। हुँ, मैं तरुणा हूँ, वाणी से अपनी उद्वेलित हुँ। कर सकूं कुछ सुषुप्त उद्गार, तरुण ऊर्जा से कर सकूं आशा का संचार। तो पिंक जो है उसको आप पिंक मान सकते हैं, लेकिन उसमें ज्वाला की लालिमा भी हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी और जर्नी की बात की जाए, मैं नाम के ऊपर आऊँगा कि नाम तो तरुणा पुंधीर, लेकिन उन- आपने ये कहा था कि ये अ, तरुनिल, जी, इस तरह से भी उन्होंने कहा कि तरुनिल उनका नाम है। अक्सर ये होता है कि जब 2 व्यक्ति प्रेम में होते हैं, तो अपने आधा-आधा नाम लेकर अपने बच्चे या बच्चियों का नाम रखते हैं। जी, लेकिन क्या ऐसा प्रेम है कि आपने अपना ही नाम अपने पति के साथ जोड़कर रख लिया? जी, पेन नेम कह सकते हैं आप इसको। जी। और क्योंकि जो मेरे पति हैं वो भी लेखन में रुचि रखते हैं और जब हमारी मुलाकात हुई तो हमारी कुछ कविताएं हुँ, हम एक्सचेंज किया करते थे। तो उनकी लेखनी ने मुझे प्रभावित किया और फिर मेरा लेखन तो चलता रहा, लेकिन उनका लेखन बंद हो गया एक अच्छा। तरह से। और जब मेरा लेखन आगे बढ़ा तो मैंने फिर अपना उपनाम, या कहना चाहिए पेन नेम, हुँ, तरुनिल रखा। अनिल और तरुणा। अनिल और तरुणा। जी, अलग-अलग कश्तियों के सवार और साहिल पर आकर अ, डूब जाते हैं या तैर जाते हैं। जी, तो आपने कहा कि अलग-अलग कश्तियाँ हों, तो वही साहिल पर आकर
तैरती हैं। जी। तो बहुत मुबारकबाद आपकी इस शानदार ज़िंदगी के लिए भी। और बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा और मुझे आप ज़िक्र करें अपनी बेटियों के बारे में, आप ज़िक्र करें। जी। जैसे आपने कहा हाँ। कि बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने उनको जन्म भी दिया, विरोध झेलते हुए, कुछ तंज और ताने मिसले भी झेलते हुए। जी, जी। तो उनके बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करें। मुझे अपनी बेटियों पर निश्चित रूप से गर्व है। मेरी बड़ी बेटी जो है वो आज अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में हेल्थ में पीएचडी कर रही है और माशाल्लाह उसकी पीएचडी अब पूरी होने ही वाली है। उसके बाद वो आगे भी रिसर्च में ही पोस्ट डॉक्टरेट करने का विचार रखती है। और जो छोटी बेटी है वो जी, जी, जी। टेरी यूनिवर्सिटी में उसने क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी मेकिंग में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अब वो अपना इंटर्नशिप कर रही है। हुँ। तो माशाल्लाह मुझे दोनों पर ही बहुत गर्व है। और ये दोनों को ही आपने मुख्तलिफ लाइन्स पर डाल दिया। और कितना इम्पैक्ट है आपका, आपके पति का, जिस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला आपके फादर का, मदर का, कि मदर लाइब्रेरियन थी और फादर जी। पुस्तकें लेकर आया करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसी तर्ज पर आपकी बेटियों पर आपका कितना प्रभाव है? देखिए, मैंने अपनी बेटियों को यही सिखाया है कि जो भी करो वो ईमानदारी से करो। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी अपनी उस मेहनत में भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बनने हुँ, हुँ। के लिए आपको कार्य करना है। और अच्छा इंसान बनने के लिए आप दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। मतलब बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, अगर हमारे आसपास जो लोग हैं अगर हम उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और हम बहुत अच्छी डिग्रियां लेकर बैठे हैं तो हुँ, उसका भी हुँ, कोई फायदा नहीं हुँ। है। तो मेरा सोचना ये है। और बेटियों को मैंने हमेशा यही सिखाया है कि अपना एक लक्ष्य ध्येय बनाना है तो ज़रूर बनाओ, लेकिन जो भी करो अपनी मन की करो। जैसे मैंने शुरू से अपने मन की है जी। और वैसे ही मैंने अपनी बच्चियों को भी कभी नहीं रोका जो उन्होंने करना चाहा। जैसा आपने कहा कि दोनों के मुख्तलिफ फ़ील्ड्स हैं, एक साइंस में, विज्ञान में कर जी, जी, रही जी। है और एक जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में कर रही है। तो ह्यूमैनिटीज़ में भी करने के बावजूद उसका झुकाव जो है वो जो ज्योग्राफ़ी उसका फ़ील्ड है, तो उसका झुकाव थोड़ा-थोड़ा साइंस की तरफ ही है, क्योंकि ज्योग्राफ़ी इज़ ऑल्सो अ साइंस, काइंड ऑफ साइंस। तो बात ये है कि हमने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारे बहुत अच्छे अंक आए हैं 10वीं में, तुम साइंस ही लो। हमने कभी भी नहीं कहा, हमने कहा बेटा जो करना है करो। तो मुझे लगता है कि वो स्वतंत्रता यदि हम बच्चों को देते हैं, हुँ। आज के समय में बच्चे इतने समझदार हैं, हमारा सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस सोशल मीडिया पर है बच्चों के लिए, इतनी फ़ील्ड्स की जानकारी है, तो सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हुँ। बच्चे वो काम करें जिससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिले जीवन में। हिंदुस्तान आज़ाद होता है और हमने देखा कि लोग यही चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, वकील जी, बने, जी। जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये एक ट्रेंड था हुँ, 60s में, 70s में, 80s तक आते-आते। जी। लेकिन इधर आते-आते ये ट्रेंड बदला। लेकिन आप अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, शिक्षिका भी हैं। हुँ, एक प्रश्न मेरे ज़हन में आता है और कुछ बुद्धिजीवियों से प्रश्न मैंने यहाँ पर किया भी है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो बड़े-बड़े ओहदे वाली जॉब्स निकाली जाती हैं, हुँ, चाहे वो आईपीएस हों, हुँ, आईएएस हों। हुँ, हुँ। इसी के तर्ज पर क्या बेहतर होता कि एक अध्यापक को भी उतना सम्मान, दर्जा और वो प्रोटोकॉल मिलता, तो शायद आज की जो अव्यवस्थित या मुश्किलें आ रही हैं देश के सामने या परेशानियाँ हैं, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल हो पाती। जी, निश्चित रूप से आपने मतलब कहना चाहिए दुखती रग पर हाथ रख दिया है मेरी। और अध्यापक का जो स्थान होना चाहिए बड़ा एक समाज में। सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से देखा जाता है, बड़ा जी, निचले स्तर पर देखा जाता है अध्यापकों को जी, कि जी, जी जी। माट साहब हैं, हुँ। मास्टरनी जी हैं, ठीक है जी आप वो आपके अंदर शक्ति नहीं है, जी, लेकिन शक्ति का पुंज वहीं से निकल कर आता जबकि है। वह भावी कहना चाहिए पीढ़ी का निर्माता है। जी। मतलब हमारा जो शिक्षक है, वो हमारी भावी पीढ़ी का निर्माता है, लेकिन उसको वो दर्जा वो नहीं। श समस्या शिक्षा के व्यवसायीकरण की भी है। जैसे-जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, वैसे-वैसे शिक्षक का स्थान और कुछ पाबंदियाँ लगने लगी। जैसे आप पुराने ज़माने में अगर शिक्षक बच्चे को दंड दे भी देता था, हुँ, हुँ। तो माता-पिता ये नहीं सोचते थे, माता-पिता यही सोचते थे कि बच्चे तुमने कोई गलती की होगी
और गुरु का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लो। जी। लेकिन आज के समय में स्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं और अध्यापक भी उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। हुँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि समाज चाहे वो दर्जा दे ना दे, हुँ, अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं, आप बच्चे के दिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, हुँ। व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप बच्चे के दिल तक पहुंच रहे हैं तो वो आपको ज़रूर वो सम्मान देता है। और हमारे लिए पैसा, ओहदा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हुँ। जितना महत्वपूर्ण होता है कि हमने 20 साल पहले जिस छात्र को पढ़ाया था, वो आकर हमारे पैर छूता है और कहता है कि मैम आप कैसे हो? डेफ़िनेटली बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ चेंजेस भी हुए हैं। हुँ, टीचर्स आज बड़ी-बड़ी सैलरीज़ पाते हैं हुँ, बड़े-बड़े कॉलेजेस के अंदर। जी। लेकिन फिर भी मेरा जो रुख है वो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ, चाहे गाँव हो, कस्बे हों, हुँ, 2 हुँ। टियर सिटीज़ हों, 3 टियर्स सिटीज़ हों, वहाँ के स्कूल्स, म्युनिसिपल पार्टीज़ के स्कूल्स, नगर निगम के स्कूल्स, वहाँ के टीचर्स की क्या हालात हैं? और उनको कैसे मज़बूत, सशक्त किया जाए, जिससे कि भावी पीढ़ी बहुत मज़बूत तरीके से बाहर निकल कर आ सके? ये हुँ। मेरा प्रश्न था और इसी पर आपकी रोशनी चाह रहा हूँ मैं। जी, जो गाँव देहात के शिक्षक हैं, देखिए उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है और उनका संघर्ष भी बहुत बड़ा है। उनका संघर्ष ये है कि आप गाँव देहात में जाते हैं तो माता-पिता कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी है और हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, या हमारा बच्चा काम पर जाता है, हुँ, हम बच्चे को नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए। तो वहाँ उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ और उन्हें शिक्षित करें। और उसके बाद जब वो शिक्षित हो जाएँ तो उन्हें उनका मार्गदर्शन करें कि आगे जो फ़ील्ड्स हैं, माता-पिता को समझाना कभी-कभी कठिन होता है कि जैसे अभी लड़कियों की बात आई, तो लड़की को, अगर गाँव की लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो वो भी एक चुनौती होती है। हुँ। तो उस स्तर पर ये चुनौतियाँ गाँव के शिक्षक के पास सामने आती हैं। अब गाँव का शिक्षक जो है, इन चुनौतियों अ, को झेलते हुए अपने कार्य को अगर कितनी ईमानदारी से पूरा कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अगर वो बीच में ही हथियार डालकर चला आता है, तो वो अपनी अगर धर्म वो से ये पीछे देखे हट कि रहा मैं है। तो हथियार यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे ही मैं पीएचडी होकर एक हाँ, प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाने की को बाध्य हूँ जी। और मेरे ही मुझसे कमतर व्यक्ति शहरों के अंदर बड़ी सैलरीज पा रहे हैं, जी, बड़ी जी। अच्छी हुँ, लाइफ़स्टाइल पा रहे हैं, हुँ। तो वो तो शायद हथियार डाल ही देगा। वो हथियार डाल ही देगा, हाँ। लेकिन वही है, वहीं पर शिक्षक का जो एक दायित्व है, वो आरंभ होता है। आपने कहा कि हम बात ज़बान से शुरू हुई थी, हिंदी से शुरू हुई थी। आशुतोष राणा ये कहते हैं कि 1 मिनट मैं आपको और टोकती हाँ, हूँ यहाँ प्लीज़, पर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। कि सम्मान की बात हो रही है ना, हाँ, जो चलिए हम मानते हैं कि आर्थिक दृष्टि की बात ना करें, हम ठीक है। सम्मान की बात करें। तो जब हमारे घर में ही हमें सम्मान नहीं मिलेगा, तो बाहर वाले भी हमें सम्मान नहीं देते। ये बात तो आप मानते सही हैं? बात है। तो वही बात है कि अगर शिक्षकों को सरकार द्वारा वो सम्मान, मान-सम्मान या वो दर्जा नहीं दिया हुँ। जाएगा, तो शायद मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये जो बिल्कुल, चुनौतियाँ हैं, वो बढ़ती वो चली मैंने जाएँगी। रेफ़रेंस रखा था कि जी, सिर्फ़ बात उनके दायित्व निभाने की नहीं है कि हम उनसे ही सिर्फ़ ईमानदारी की तवक्को करें। सारा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, जी। शासन-प्रशासन भी है, हुँ, समाज भी है, घर-परिवार भी है। हुँ। तो वो सब कुछ एक कलेक्टिव एफ़र्ट होना पड़ेगा। कुछ और जगह हमें कहना है कि खाद-पानी यहाँ देना होगा हुँ। और फूल शायद यहाँ खिलेगा, जी, उस तरह की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल हम ज़बान पे आते हैं, हिंदी पर आते हैं और आशुतोष राणा अक्सर ये बात कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, थिएटर वाले होते हैं, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, तो ये क्या इनको बोलते हैं, ये खिलौने बेचने वाले लोग हैं। तो इनके पास खिलौने बड़े सीमित मात्रा के अंदर होते हैं, तो इनको ये ख़्याल रखना चाहिए कि वो अपने खिलौने कब कैसे बेचें। तो ये बड़ा ख़्याल रखना है। तो आप इस बात को समझ पा रही हैं या इत्तेफ़ाक रखती हैं? और वो खिलौने की जो बात कही है, वो आप समझ पा रही हैं कि किस तरफ इशारा किया उन्होंने? अ, खिलौने आपकी प्रतिभा, आपका लेखन, आपके सपने। सपने, हाँ। तो आप मार्केट में जाकर बेचेंगे, तो उसको वक़्तन-फ़वक़्तन आपको बेचना है। जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, तो जैसे कि अब हुँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे छात्र जो हैं वो घर पर उतनी चर्चा नहीं कर पाते अपने भविष्य को लेकर कि वो क्या विषय लें और क्या उनके लिए सही रहेगा। तो अच्छा लगता है जब वो हमारे पास आते हैं, हमारा रुख करते हैं और हमसे उस पर चर्चा करते हैं, हमसे अपने जीवन के इतने बड़े निर्णय के लिए चर्चा करते हैं।
तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और खिलौने कह लीजिए, प्रतिभा कह लीजिए। हुँ, अब प्रतिभा की बात है जहाँ तक, तो अ, एक हिंदी शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि मेरा ये दायित्व है, मैं लिखती भी हूँ, तो मेरा ये दायित्व है कि मेरे छात्र भी लेखन की तरफ प्रेरित हों। तो हुँ, मेरी कोशिश रहती है कि हर सत्र में मेरा एक बच्चा तो ऐसा निकले जो पहले जी, ना लिखता हो और मुझसे प्रेरित होकर जी, लिखने लगा हो। जी, तो मुझे इस बात पर गर्व है अपने ऊपर कि मेरे कुछ बच्चे लिखने लिखने लगे, हुँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखने लगे। उनकी जी। अपनी पुस्तकें भी आईं, और उनके कई जो लेखन है वो हम प्रकाशित भी हुआ कहीं-कहीं। हालिया वक्त में ये देखा गया, चाहे हिंदी सिनेमा की बात हो हुँ, या रंगमंचों की बात हो, कविताओं की बात हो और मुशायरों की बात हो, जी। वहाँ देखा गया कि जो लेखनी थी उसके अंदर बड़ी गिरावट दर्ज की गई। उस तरीके के राइटर्स देखने को नहीं मिलते हुँ, जो हम हिंदुस्तान के इतिहास में पीछे की तरफ हुँ, जाते हुँ। हैं। जब गद्य की बात होती है, पद्य की बात होती है, मुंशी प्रेमचंद की बात होती है, कबीरदास, जी, सूरदास, तुलसीदास की बात होती है, जी, निराला की बात होती है, जी, तो और महादेवी वर्मा की बात होती है। जी। तो ऐसे में आपकी तरफ मैं आऊँगा कि आपके सबसे अच्छे प्रिय लेखक, हुँ, और साथ ही ये जो रिवॉल्यूशन की मैंने बात कही है कि इस तरीके की कमी भी है हाँ, फिल वक़्त हालिया बिल्कुल। दौर हाज़िर के अंदर जी, हिंदुस्तान में, जी, तो उस पर भी रोशनी डालें और साथ ही ये भी बताएँ कि आपके सबसे प्रिय लेखक कौन हैं? जी। तो जो कमी है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। बिल्कुल। कमी क्यों है? कमी क्यों है? क्योंकि पठन-पाठन खत्म होता जा रहा है। व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, हुँ, और आज एआई, जेमिनी और चैट जीपीटी के युग में व्यक्ति लेखन के लिए उसका सहारा लेने लगा है। तो तब आप समझ सकते हैं कि क्या स्तर रह जी, जी, जाएगा। जी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 9वीं कक्षा से ही पठन-पाठन आरंभ कर दिया, और पठन-पाठन हम लर्नर हैं। हर स्टेज पर हम लोग लर्नर हैं, सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि आज मैं लिख रही हूँ या मेरा नाम है तो मैं पढ़ना छोड़ दूँ। जहाँ पर हमने पढ़ना छोड़ दिया, वहीं हमारे लेखन में गिरावट आरंभ हो जाती है। जी। तो इसीलिए जितना अगर हमें लिखना है, हमें उससे दुगना पढ़ना भी चाहिए। तो वहाँ वो पर इंग्लिश हम की एक अपने फ्रेज़ है, लेखन। गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जी, और अगर आप अच्छा है जब ग्रहण करेंगे तो अच्छा तो लिखेंगे, अच्छा और लिखेंगे। बुरा ग्रहण करेंगे तो बुरा ही जी, लिखेंगे। वही बात हाँ? है। और मेरे जहाँ तक लेखक गद्य के क्षेत्र में, मैंने बचपन में प्रेमचंद बहुत पढ़ा है, हुँ, हुँ। और प्रेमचंद का जो यथार्थवादी लेखन है वो मुझे हमेशा ही आकर्षित करता रहा। साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों पर उन्होंने लिखा। हुँ, तो वो चीज़ मुझे हमेशा आकर्षित करती रही कि ज़मीन से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है। दिखावा ठीक है, जो समाज में है वो तो साहित्य समाज का हुँ, दर्पण है, हुँ, समाज में हुँ, क्या है वो हुँ, हम दिखाते हैं। हुँ, लेकिन एक हुँ, लेखक जो है उसके भीतर ये हुँ। उसको ज़मीन से जुड़े रहना है, उसको जी, यथार्थवादी स्तर पर ही काम करना है। तो मुझे प्रेमचंद के लेखन ने बहुत प्रभावित किया, और जी, साथ ही साथ पद्य के क्षेत्र में मैं कबीर से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। कबीर जब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे जी, पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। जी। तो मेरा मतलब मुझे कबीर वहीं पर छू जाते हैं कि आप धर्म कर्म की बात करते हैं मगर अपने आचरण में तो उसे उतारिए। अच्छा, प्रेमचंद जी का जो अधिकतर काम है, ज़्यादातर वर्क उनका हमें देखने को मिलता है कि गाँव की पृष्ठभूमि पर है। हम्म, अ, ऐसा क्यों है? अ, या फिर जिस वक़्त वो लिख रहे थे, लिख रहे तो थे। गाँव ज़्यादा सशक्त थे, हाँ। और महात्मा गांधी भी गाँव की बात करते हैं कि आपके जी। गाँव अगर सशक्त होंगे, तो शायद आपके शहर भी बहुत मज़बूत और बहुत खुशहाल होंगे। जी। क्या ये एक नज़रिया था, या उनका अनुभव और तजुर्बा ही गाँव को लेकर था? इस पर आपने कुछ गौर किया? जी, क्योंकि प्रेमचंद जो हैं वो स्वतंत्रोत्तर समय में उन्होंने लिखा है। स्वतंत्रता से पहले की जो हमारे हुँ, गाँव की दशा थी, हुँ। और जो हमारे किसान ग्रामीण जो हमारे निवासी थे उनकी जी। जो दशा थी उन पर उन्होंने लिखा है। हुँ, तो उन्होंने जो महसूस किया, जो शोषण भी उन्होंने महसूस किया, उसे भी उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया हुँ, है। और महात्मा गांधी ने भी ग्रामीण, क्योंकि हमारा जो भारत था वो उस समय सोने की चिड़िया तो था, लेकिन उसकी क्या दशा हुई अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के आने से, तो वो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण किया गया वो हुँ। उनकी लेखनी में दिखाई देता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अब गाँव और शहर की जो बात होती है, हमारे इसके जो प्रोग्राम है, जो शो है, हाँ। हौसलों की उड़ान, इसकी टैगलाइन है जी। कि रुक सके ना झुक सके तू, रुक सके ना झुक सके तू, इस धरा से उस गगन को मंजिलों को पा सके तू। गाँव क्या, ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है।
ये हौसलों की उड़ान है। जी, बहुत सुंदर। और हौसले गाँव से शहर आते हैं। जी। अब उसको कुछ लोगों ने पलायन भी कहा, लेकिन वही है कि अगर हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है, हमें अपने देश देश को 21वीं सदी में ले जाना है, हुँ। तो वो आवश्यक भी नाउ था। इट इज़ बिकमिंग रिवर्ट। हाँ, अब जो पलायन है शहरों से गाँव अब की तरफ शहर हो रहा से है। गाँव की तरफ हो रहा है, वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उस समय ज़रूरी था, जो हुँ, स्वतंत्रता के बाद वाली हुँ, स्थिति थी, उसमें जब शिक्षा ने धीरे-धीरे गाँव में पैर पसारने शुरू हुँ, किए हुँ, और बच्चों ने काम के सिलसिले में शहरों की ओर रुख किया, हुँ। तो वो भी बहुत ज़रूरी था। और अब आकर एनवायरनमेंट बड़ा दूषित हो चुका है। जी, बिल्कुल। प्लास्टिक, एनवायरनमेंट, हुँ। पीने के पानी नहीं, व्यवस्था नहीं, ट्रैफ़िक, इतनी सब चीज़ें हैं तो लोग सोच रहे हैं कि हम पहाड़ों की तरफ जाएँ। पहाड़ों की तरफ जाएँ। जी, वो आपाधापी जो बढ़ती चली गई जी। और उसके बाद जो मनुष्य अपनी शांति की खोज में गाँव में वापस लौट रहा है। क्योंकि देखिए आप जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे आप देखते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9, 10, 11 बजे तक काम चलता है। तो वहाँ पर आप व्यक्ति पैसा तो कमा रहा है, हुँ, सुविधाएँ जुटा रहा है, लेकिन मानसिक शांति कहीं न कहीं खो रहा है। तो उसकी तलाश में लोग जा रहे हैं, हुँ। निश्चित रूप से वो भी एक पक्ष है। और पर्यावरणीय जो संरक्षण है, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी। तो गाँव और शहर की जो जुगलबंदी है उस पर खूब लिखा प्रेमचंद ने, लेकिन कबीर जी ने भी बड़ी मार्मिकता के साथ कहते हैं ना कि तंज कसे और जो एक दोहरा चरित्र होता है इंसान का उस पर बहुत खूब उन्होंने कहा है। तो एक कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे आपको कबीर दास भी पसंद हैं। जी, तो उन वो क्यों पसंद है और उनकी मार्मिकता कैसी आपको लगती है? क्योंकि वही है कि कबीरदास ने बाह्य आडंबरों पर जो चोट की है, तो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखती हूँ हुँ, हुँ, कि बाहरी दिखावा, मैंने पहले भी आपको कहा कि बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। हुँ, जो व्यक्ति भीतर है वही बाहर होना चाहिए। और धर्म की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि धर्म ईश्वर हमारे भीतर ही है। तो धर्म के लिए हम बाहर क्यों जाएँ? हमारा आचरण ही हमारा धर्म है। जी। वर्क इज़ वर्शिप तो बड़ी पुरानी उक्ति है। तो हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, हमारा आचरण ही हमारा हुँ, धर्म है। अगर हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में हुँ, दया का भाव ना रखें, करुणा का भाव ना रखें, सेवा का भाव ना रखें, हुँ। तो चाहे हम जितने मर्ज़ी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जाएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मैं कबीर से इत्तेफ़ाक रखती हूँ। जिनसे प्रभावित होके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने उन्होंने तो शायद कुछ और बात कही थी लेकिन आज कुछ और ही बात होती है, धर्म की परिभाषा ही बदल गई। जी। तो बड़ी आपने ज़बरदस्त बात रखी है। ख़ैर यहाँ से कहाँ देखती हैं अपना मुस्तकबिल आगे की तरफ? क्या और करना चाहती हैं? क्या रह गया है? क्या दिल में कसक है? और क्या और हासिल करना चाहती हैं इस उम्र से आगे? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम हमेशा एक लर्नर ही रहें, तो बेहतर होता है, हुँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मुझे लगता है कि अभी मुझे साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम करना है। अभी मेरी व्यस्तताएँ, अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण मैं उतना समय नहीं दे पाती हूँ, हुँ, जितना मैं चाहती हूँ। तो वही मैं चाहती हूँ कि जैसे-जैसे मतलब समय बढ़ेगा आगे, तो मैं अधिक से अधिक पठन-पाठन करते हुए अपनी लेखनी को और सशक्त बनाऊँ हुँ। और समाज को कुछ अच्छा साहित्य दे सकूँ। कोरोना का धन्यवाद करना चाहेंगे? उसमें बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल। कोरोना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन में तो मेरा लेखन आरंभ हो गया था और उसके बाद जब विवाह के बाद घर-परिवार और नौकरी, इन ज़िम्मेदारियों के बीच में कहीं वो लेखन छूट भी गया था। और सिर्फ़ विद्यालय के क्षेत्र में अपने जो कार्यक्रम होते हैं, वार्षिकोत्सव इत्यादि होते हैं, उसके लिए लेखन करती रही मैं। कलम तो चलती रही, कलम नहीं रुकी। हुँ, लेकिन वो वहीं तक सीमित होकर रह गई। फिर कोरोना आया और कोरोना ने जो अवसर हम सबको प्रदान किए, वो हम सभी जानते हैं कि कोरोना में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। तो अपने मन की बात को कागज़ और कलम से जी, उतारने का बहुत अच्छा अवसर था। तो लेखन में इस तरह से सक्रियता आई हुँ, और माशाल्लाह, मतलब उसके बाद से काफ़ी कुछ लिख लिया है और बहुत कुछ सीखा भी है। जी, नए-नए छंद सीख रही हूँ, नई-नई मतलब गज़ल लिखना और अनेक छंद लिखने, हाँ। मनहरण, घनाक्षरी और दोहे,
और माही ये सब लिखना सीखा है और आगे भी यही कामना करती हूँ कि हम्म। ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो जारी रहे। और यहाँ से जो आगे के हमारा मुस्तकबिल है, चाहे हम लोग हों, चाहे महिलाएं हों, औरतें हों, बच्चे हों, नौजवान हों, आगे की पीढ़ी हो, आपके पास एक बहुत बेहतर तजुर्बा है, चाहे शिक्षक के क्षेत्र में हो या फिर राइटिंग के क्षेत्र में हो या सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हो। हम्म। क्या एक मैसेज देना चाहेंगी पूरे हिंदुस्तान को और माशरे को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ जी कि बिल्कुल। अगर चाहते हो बहुत प्यार पढ़ना, अगर चाहते हो बहुत प्यार पढ़ना, हमें होगा अपना ही किरदार पढ़ना, हमें होगा अपना ही किरदार पढ़ना। तो अपने किरदार पर काम कीजिए, अपने किरदार को ऐसा बनाइए कि वो दूसरे के लिए प्रेरणा बन सके, दूसरे के लिए उदाहरण बन सके। और बुरा जो कबीर कहते थे ना, बुरा बुरा जो जो देखन देखने मैं मैं चला चला बुरा ना ना। मिला कोई। तो मैं भी उसी बात पर विश्वास करती हूँ कि हमें दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले अपने भीतर की कमियों पर हम्म। काम करना चाहिए। और तब हम एक सुंदर समाज को आकार दे जी, पाएंगे। जी, जी। वो मैं रोज़ उठकर दूसरों को बुरा कहता रहा और धूल मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना साफ़ आईना करता साफ रहा। करता रहा जी, जी, जी। जी। चलिए, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मार्मिक और बहुत ही सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई आपसे चर्चा हुई, बात हुई, आपके सफ़र पर बात हुई। बहुत खूब आपका सफ़र, बहुत खूब आपकी अब तक की ज़िंदगी, बहुत सारी अचीवमेंट, सबके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद। और आज आप हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लेकर आईं, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। दोस्तों, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात। लेकिन चलते हुए आपको बता दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और चाहें तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक रखें अपना खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।